तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर फिनिश किया था अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस। जैसे कि मैंने बोला था कि सीबीएसई सिलेबस में आपका 30% रिड्यूस हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग तो सिलेबस खत्म हो चुका है। बट एक दो टॉपिक हैं उसको हम कर लेते हैं, जिसके बेस पे थोड़ा सा नॉलेज आपकी गेन हो जाएगी। ठीक है, एक तो क्या एक ही टॉपिक है गेस। जंक्शन ट्रांजिस्टर लास्ट ईयर से ही नहीं आ रहा है, तो फोटो डायोड हमने पढ़ चुके थे। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था? एलईडी कर लिया था दिव्यांशु? सर जीना डायोड तक हो गया था। जीना डायोड अभी मैंने कराया ही नहीं था, या स्टार्ट करा दिया था? सर स्टार्ट कराया था। अच्छा, जीना डायोड स्टार्ट करा दिया था, ओके। जीना डायोड स्टार्ट करा दिया था, इसका मतलब मैंने सोलर सेल, फोटो डायोड और एलईडी करा दिया है, ओके। ठीक है, तो जीना डायोड के बारे में बताया था। तो जीना डायोड एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है एग्जाम के लिए। ठीक है, अभी के लिए, इस साल के लिए नहीं पढ़ना है। बट अगर आप एंट्रेंस देते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हैं, तो वहां पढ़ना पड़ेगा जीना डायोड के बारे में। ठीक है, अब जीना डायोड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जीना डायोड का स्पेशली यूज किया जाता है हमारे घरों में वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। हमारे घरों में वोल्टेज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर ये यूज होता है। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेटर जब यूज होता है तो इसका मेन रीजन क्या है कि जैसे घर में जो करंट की फ्लक्चुएशन आती है, तो करंट की फ्लक्चुएशन आने की वजह से जो भी अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, उसमें करंट की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती है। ठीक है, या आप कह लो कि पोटेंशियल, करंट की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होने की वजह से जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज और डिक्रीज होने लगता है। बट जब आप जिनर डायोड का हम यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर में, तो हमें पता है कि जो जिनर डायोड है वो रिवर्स बायस में काम करता है। तो जब रिवर्स बायस में ये काम करता है, तो करंट कितना भी वैरी कर ले, वोल्टेज की वैल्यू सेम बनी रहती है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो 1 सेकेंड। ठीक है, तो आज हम जिनर डायोड कर लेते हैं। तो टॉपिक डाल लो, जिनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। जिनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। जिनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, तो इसका प्रिंसिपल लिख लो। प्रिंसिपल लिखिए, व्हेन ए जिनर डायोड इज ऑपरेटेड इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, when a Zener diode is operated in the reverse breakdown region, the voltage across it remains constant. The voltage across it remains constant. It means equal to the breakdown voltage. Equal to the breakdown voltage. Equal to the breakdown voltage. Bracket close. For a large change in reverse current. For a large change in reverse current. अब इसको समझते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर्किट डायग्राम का यूज करना पड़ेगा। तो हमें सर्किट डायग्राम का यूज करना पड़ेगा। तो हम सर्किट का यूज करके समझेंगे कि किस तरीके से जिनर डायोड वोल्टेज की तरह काम करता है। ठीक है, और जो कल मैंने टेस्ट रखा था वो मेरे बिल्कुल ध्यान से उतर गया था, मेरे याद नहीं था। तो जो कल टेस्ट मैंने रखा था संडे को, वो कल होगा, यानी ट्यूसडे को। ठीक है, संडे को होगा, तो मैं उसके लिए आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है। रिपीट करना है। प्रिंसिपल लिखिए, व्हेन अ जिनर डायोड is operated when Zener diode is operated in the reverse breakdown region. In the reverse breakdown region, the voltage across it remains constant.
the voltage across it remains constant. The voltage across it remains constant. It means equal to the breakdown voltage. It means equal to the breakdown voltage, bracket close, for a large change in reverse current. For a large change in reverse current. ठीक है, तो जरा इसका सर्किट डायग्राम समझते हैं. सर्किट डायग्राम में अनरेगुलेटेड सप्लाई, तो अनरेगुलेटेड सप्लाई या वोल्टेज में आप बात कर सकते हो, यानी कि जो फ्लक्चुएशन आ रही है, इनपुट सप्लाई जो हुआ, ठीक है, तो इनपुट में ये हुआ और यहां से आउटपुट में आपको रेगुलेटेड मिलेगा. ये हो गया आर एन, ये हो गया आर सीरीज. ठीक है, तो जरा समझिए कैसे ये काम कर रहा है फंक्शन. अनरेगुलेटेड वोल्टेज है, तो अनरेगुलेटेड वोल्टेज है तो इसकी वजह से यहाँ पे अनरेगुलेटेड करंट फ्लो कर रहा होगा, यानी कि करंट की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रही होगी. ठीक है, तो करंट की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होगी. अब करंट की वैल्यू जब इस सर्किट में इंक्रीज डिक्रीज होगी तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होगा, तो ये करंट आगे की तरफ जाएगा. अब ये करंट आगे यानी कि दोनों सर्किट में डिवाइड होके बटेगा. अब देखिए, अब अगर ये सीरीज में पोटेंशियल वेरी कर रहा है यानी चेंज कर रहा है, तो इसके अक्रॉस, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होता है, पैरेलल में सेम होता है, ये आपको याद होना चाहिए. सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है. तो क्या होता है कि ये सीरीज में है तो सेम करंट आगे की तरफ भेजेगा, तो यहां पे भी करंट की वैल्यू क्या होने लगेगी, वेरी करेगी, जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन होगा. अब यहाँ पे फ्लक्चुएशन होगा तो फ्लक्चुएशन होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे पोटेंशियल वेरी करेगा, यानी पोटेंशियल चेंज होगा इस जेनर डायोड के अक्रॉस. ठीक है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल वेरी कर रहा है तो यहाँ पे सीरीज में भी पोटेंशियल वेरी कर रहा है. अब आपको पता है कि जेनर डायोड क्या है कि रिवर्स में काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है, तो इसका ये पॉइंट होगा जहां पे पोटेंशियल वेरी करेगा. ठीक है, बट होगा क्या, यानी कि करंट वेरी करेगा, तो करंट वेरी करेगा तो यहाँ पे भी करंट वेरी करेगा, है ना. सीरीज में करंट सेम जाता है, तो जो करंट यहाँ आ रहा होगा वही करंट यहाँ पे भी आ रहा होगा, वेरी कर रहा होगा. तो करंट वेरी करने की वजह से, बट आप देखोगे कि आप यहाँ पे कितना भी करंट चेंज कर लो, पोटेंशियल की वैल्यू सेम है. आप कितना भी करंट को चेंज कर लो, पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, यानी कि जेनर डायोड एक कांस्टेंट पोटेंशियल को मेंटेन करके रख रहा है. ठीक है, करंट की वैल्यू कितनी भी चेंज हो जाए, पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है, उसको मेंटेन करके रख रहा है कौन, जेनर डायोड. अब क्योंकि जो लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस मतलब आउटपुट, यानी कि जो भी अप्लायंस उससे कनेक्टेड है, ठीक है, जैसे कि फ्रिज, एसी, तो ये जो लोड रेजिस्टेंस है वो इसके पैरेलल है, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है. तो अगर जेनर डायोड में पोटेंशियल सेम है, तो मतलब जेनर डायोड में जो पोटेंशियल मेंटेन करके रखा है वही पोटेंशियल पैरेलल में सेम होगा. तो क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ पे है, और आउटपुट में आपको एक कांस्टेंट पोटेंशियल मिल जाता है, जिसकी वजह से सेम पोटेंशियल आपको मिल रही है. ठीक है, यानी कि कांस्टेंट पोटेंशियल, यानी करंट वेरी होने के बावजूद पोटेंशियल क्या है, वो वेरी नहीं कर रहा है, और पोटेंशियल वेरी नहीं करेगा तो इसमें एक कांस्टेंट करंट भी मिलता रहेगा. तो इस तरीके से आउटपुट में जो वोल्टेज सप्लाई है वो कांस्टेंट सप्लाई होती है थ्रू रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर यानी जेनर डायोड. कंप्लीट है, समझ में आया. दिव्यांशु, पायल, सोलंकी, सोनिया. पायल जी, बड़े दिनों बाद आज ऑनलाइन आए हो. सर वो मैंने सुना था आज से रिवीजन होगा. क्या होगा, रिवीजन. इसीलिए. यस सर, अब से रिवीजन होगा तो रोज क्लास लेनी पड़ेगी, पेपर भी आने वाले हैं.
हाँ सॉरी सॉरी, मेरा माइक ऑफ था। तो वर्किंग लिख लेते हैं, फिर इसके बाद जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि सीबीएसई के अकॉर्डिंग तो सिलेबस खत्म। ठीक है, तो वर्किंग में लिखिए कि इफ द इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस, वर्किंग लिखिए, वर्किंग के अंदर लिखिए इफ द इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस द करंट थ्रू RS, the current through RS, if the input voltage increases, the current through RS and Zener diode also increases. If the input voltage increases, the current through RS, if the input voltage increases, the current through RS and Zener diode also increases. And Zener diode also increases. This, after full stop, this increases the voltage drop. This increases the voltage drop. This increases the voltage drop. This increases the voltage drop across RS without any change. This increases the voltage drop across RS without any change in the voltage, without any change in the voltage across the Zener diode, across the Zener diode. This is because in the breakdown region, this is because in the breakdown region, Zener voltage remains constant. Zener voltage remains constant even though Zener voltage remains constant even though the current through the Zener diode, even though the current through the Zener diode, even though the current through the Zener diode changes. Similarly, if the input voltage decreases, similarly, if the input voltage decreases, the voltage across, if the input voltage decreases, the voltage across RS decreases. Similarly, if the input voltage decreases, the voltage across RS decreases without any change, without any change in the voltage across, without any change in the voltage across the Zener diode, without any change in the voltage across the Zener diode. Thus any change of the input, thus any change of the input voltage results in change of the voltage drop. Thus any change of the input voltage results in change of the voltage drop across RS. Without any change in voltage, without any change in voltage across Zener diode, without any change in voltage across Zener diode. Hence the Zener diode acts as a voltage regulator. Hence the Zener diode acts as a voltage regulator. Hence the Zener diode acts as a voltage regulator. तो ये था Zener diode. डन, सबने लिख लिया? वोल्टेज रेगुलेटर सबने कर लिया? ओके, तो ये था चैप्टर सेमीकंडक्टर, जिसमें आपका हो ये सारी चीजें टॉपिक्स जो हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग हो गया क्लियर। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं, मतलब कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं या पूछे जाते हैं। अब रिवीजन कैसे करना है देखो, मैंने आपको समझाया भी था। अभी आज 14 चैप्टर है,
अभी इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आप लोग भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे इसके बाद। फिर इसका मैं टेस्ट अभी शेड्यूल करता हूँ, अभी ग्रुप में मैसेज कर दूंगा आज या कल में। तो अब पीछे से टेस्ट भी चलते रहेंगे, आगे से भी चलते रहेंगे, रिवीजन पीछे से भी चलेगी, आगे से भी चलेगी, बीच में से भी कोई भी चैप्टर उठा लिया जाएगा। तो इस तरीके से हमें रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए देखिए, अब हम जितनी रिवीजन करेंगे वो तो ठीक है, टॉपिक क्लियर होगा, आप टॉपिक आगे पूछोगे, सब चीजें पूछोगे, क्लियर करोगे, वो चीज ठीक है। बट उसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्या करना है? एक्स्ट्रा करने का मतलब है कि आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपके घर पे आके प्रैक्टिस नहीं करा सकता। घर पे बैठ के आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है। अब खुद प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है? तो क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे करने हैं? देखो, आप क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? क्वेश्चंस के लिए मैंने बार बार बोला हुआ है, आपके पास कोई ना कोई रेफरेंस बुक होगी, उस रेफरेंस बुक की हेल्प ले सकते हो। लास्ट में हम 10 ईयर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? आप क्वेश्चन बैंक्स के रेफरेंस बुक की हेल्प ले सकते हो। दूसरा मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास गवर्नमेंट स्कूल हो तो वहां तो मिलते ही हैं, बट नहीं मिलता है तो आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं सपोर्ट मटेरियल, ठीक है? तो सपोर्ट मटेरियल करके एक पीडीएफ आती है जो डीओई की साइट पे होती है। तो देखना, अगर इस साल की अगर डली हुई है, 2020-21 के लिए अगर डला हुआ है, अपलोड कर दिया होगा, तो आपको बुक मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में सिलेबस के अकॉर्डिंग। नहीं तो लास्ट ईयर की में पीडीएफ के फॉर्म में बुक है 2020 का, उस पीडीएफ के फॉर्म में क्या है कि आपको बुक मिल जाएगी। और उस बुक में आपको क्या है कि ये है कि फिर आपको खुद से देखना पड़ेगा कि सिलेबस में जो जो टॉपिक आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस को करो, जो सिलेबस में नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को अभी रहने दो, ठीक है? अभी के लिए अभी सिर्फ वही करो जो क्वेश्चन सिलेबस पे, टॉपिक सिलेबस में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें करना है, ठीक है? तो ये चीज है। मैंने लास्ट क्लास में भी देखा था, इस चैप्टर, इस टॉपिक में ज्यादा कुछ रहा नहीं है चैप्टर में, तो हम उसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे, ठीक है? तो इससे क्वेश्चन जरूर करना है जो ये मैं बता रहा हूँ सपोर्ट में। बहुत से क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं और काफी हद तक आपकी प्रैक्टिस जो है इन क्वेश्चन से हो जाएंगी। अब क्वेश्चन देखने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों की आदत होती है क्वेश्चन देख लिया, अच्छा इसका आंसर ये होगा, ये तो पता है, चलो छोड़ो, ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन आपके सामने, अगर आप एक चैप्टर प्रैक्टिस कर रहे हो, एक चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अगर उसमें बोला है एक्सप्लेन पीएन जंक्शन डायोड वर्किंग, तो आपको उस चीज को आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, उसका आंसर लिखें और फिर देखें कि वो आंसर आपका सही है या नहीं है, करेक्ट है कि नहीं है। ये चीज भी देखना जरूरी है। सिर्फ देखने से प्रैक्टिस नहीं होती, सिर्फ क्वेश्चन को समझ लेने से प्रैक्टिस नहीं होती है। क्वेश्चन को समझ के उसके आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से, क्वेश्चन की लिखने राइटिंग प्रैक्टिस से ही प्रिपरेशन होगी बोर्ड के लिए, ठीक है? तो राइट के लिए वही, ये आपके लिए एक तरीका है करने के लिए, ठीक है? तो उसके बाद ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से करना है, ठीक है? तो इस चैप्टर में अगर हम बात करें, जो मोटा मोटा हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप एन टाइप, दो टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़े, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है जो प्योर सेमीकंडक्टर है, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है जिसमें इम्प्योरिटी होती है, जिसमें आप डोपिंग करते हो। डोपिंग का मतलब क्या है कि अलग से कुछ कंट्रोल अमाउंट में इम्प्योरिटी डालना, अलग मटेरियल डालना, ठीक है? तो उस चीजों को हम इम्प्योरिटी कहते हैं, यानी डोपिंग, उस प्रोसेस को हम सर डोपिंग कहते क्लस्टर हैं। क्या होता है? क्रिस्टल बेसिकली जो सेमीकंडक्टर, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट आपका एक सब्सटेंस बन गया, तो कॉपर सल्फेट का सब्सटेंस बना तो उसके छोटे छोटे क्रिस्टल बनते हैं, है ना? तो आप उनको क्रिस्टल्स कह सकते हो, क्रिस्टल फॉर्म बन जाते हैं। आपने कॉपर सल्फेट का एक्सपेरिमेंट किया होगा। सर आपने क्लस्टर लिखवाया था ना? हाँ, क्रिस्टल ही लिखवाया था, क्यों, क्या हुआ? नहीं सर, क्रिस्टल नहीं, क्लस्टर। यहाँ पे लिखिए क्या क्या है। सर मैं स्पेलिंग बता देती हूँ, CLISTER। आपने ये लिखवाया था, या तो फिर मेरे सुनने में मिस्टेक हो गई होगी।
सर आप म्यूट हो। ये स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग कह रहे हो, CLISTER, यस सर। क्लिस्टर, ये कहाँ लिखवाया मैंने? सर या तो मेरे सुनने में मिस्टेक हो गई होगी, ऐसा ही कुछ लिखवाया था। हाँ, आपके सुनने में मिस्टेक हुई है, ऐसा कुछ मैंने नहीं लिखवाया, क्लिस्टर तो कुछ नहीं लिखवाया है। अगर आपने लिखा है तो कहाँ पे लिखा है, मैं उसे करेक्ट करवाता हूँ, बताइए। यस सर, एक मिनट। सर हाँ जी। सर आपने जो क्वेश्चंस भेजे थे असाइनमेंट में पहले 10 चैप्टर तक, हाँ जी। हाँ जी। तो सर आपने सपोर्ट मटेरियल से ही तो भेजे थे वो सारे। हाँ जी, वो सपोर्ट मटेरियल के ही थे। तो सर आगे के चैप्टर भी उसी में से हैं। आगे के आपने एक बार पूरा पूरा भेजा था, हर सब्जेक्ट के है उसमें। हर सब्जेक्ट के हैं उसमें? हाँ सर, आपने मुझे शेयर किया था एक बार। अच्छा, वो जो मैंने लिंक शेयर किया था। यस सर। हाँ, उसमें सभी सब्जेक्ट के मिल जाते हैं। मैं सिर्फ फिजिक्स के लिए बोल रहा था, बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए मिल जाते हैं। मैथ्स के लिए भी मिलेगा, बायो के लिए भी मिलेगा, केमिस्ट्री के लिए भी मिलेगा, इंग्लिश के लिए भी मिलेगा, फिजिक्स के लिए भी मिलेगा, और सबके लिए मिल जाते हैं। और वो बेस्ट है, मतलब अगर आपको हर चैप्टर के एक, मतलब यूं समझ लो कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, जिससे आपका एक चैप्टर, आपने जैसे थ्योरी आपने प्रिपेयर कर ली एक चैप्टर की बहुत अच्छे से, आपको फॉर्मूले लर्न है, सब कुछ लर्न है, तो आप उस पीडीएफ को या उस बुक को अगर आप सॉल्व कर लेते हो, आपकी काफी हद तक प्रिपरेशन हो जाती है। अगर आप उस पेपर को सॉल्व कर लेते हो, उस बुक को सॉल्व कर लेते हो, तो वो तो पुरानी पीडीएफ है, मतलब कि 2020 के अकॉर्डिंग है। अभी अगर न्यू अपडेटेड होगी तो आपको मिल जाएगी। अगर न्यू अपडेट होगी, मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर अपडेट हुई तो मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को लिंक भी शेयर। अपडेट हो चुकी है साइट, तो आपको 2020-21 के अकॉर्डिंग भी मटेरियल मिल जाएगा। 10th का और 12th 11th का, नहीं 12th का, 12th की फिजिक्स, हाँ जी 12th की फिजिक्स हो रखी है, तो ये आप लोग अपलोड कर सकते हो। मैं लिंक सेंड कर देता हूँ, ठीक है? तो ये लिंक मैं आप लोगों को लिंक मैंने शेयर कर दिया है। आप लोग इसमें से जिस भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए करना है वो डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ सही रहती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत है। थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो सकती है, आंसर कई बार मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, पर वो आप समझ सकते हो कि अगर कोई सी गलतियां हो रही हैं तो। बाकी ये नए तरीके से आई है, तो इसमें नए पैटर्न भी होगा। जो नया पैटर्न आपका आने वाला है उसके अकॉर्डिंग होगा, रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। यानी ये पूरी सीबीएसई के थ्रू ही बनाई जाती है, तो इस पे आप आराम से भरोसा करके इससे प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है? ये समझ लो सीबीएसई के थ्रू प्रिपेयर की गई है, तो आप आराम से इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप जितना देखो, बोर्ड में एग्जाम में स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि आपको नॉलेज, जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आया उसके बारे में पता होना चाहिए, आपने अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन हल्की सी भी कमी रह गई कहीं पे, तो आपका स्कोर कम हो जाएगा। आप जस्ट हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लो, और प्रैक्टिस जरूर करनी है। सिर्फ पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाएंगे तो 80s के रेंज में रह जाएंगे, और अगर वही चीज आप हर एक टॉपिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों के जो मार्क्स है वो 90 अबव हो जाएंगे। ये फिजिक्स के लिए मैं ये कह रहा हूँ, आप अपनी तरफ से मेहनत करना शुरू कर दो, 90 अबव आना आराम से आपके 90 अबव आएंगे। बस वही है कि डेली प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये नहीं कि अभी ये है, ये त्योहार है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, इधर जाना है उधर जाना है, तो इन सब चीजों को आप मतलब
थोड़ा सा अवॉइड करें अभी आना जाना कहीं भी, और पढ़ने पे थोड़ा सा ध्यान दें। तो ये देखो बिल्कुल नए चैप्टर के अकॉर्डिंग है, नई मार्किंग स्कीम किया। अब आप देख रहे हो 7th चैप्टर, ये 7th कह रहा हूँ, ये सेमीकंडक्टर चैप्टर जो है, ये सेमीकंडक्टर चैप्टर अकेला 7 मार्क्स का चैप्टर है। 7 मार्क्स का चैप्टर सिर्फ अकेला सेमीकंडक्टर है। तो आप देख लो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब आपको इस तरीके से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। इसमें सिलेबस भी डाल रखा है, नया जो रिवाइज सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस डाला हुआ है। तो इसमें तो जनरल वोल्टेज लिखा हुआ है, चलो अच्छा ही है फिर लिखा हुआ है तो। देखिए अब असली सिलेबस यहाँ पे डाल रखा है आपने 2020-21 के लिए। अब आप लोग जो देख रहे थे कि वहां पे ये कटा हुआ है, यहाँ पे ये कैंसिल हो रखा है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैंने जो रिवाइज सिलेबस देखा था उसके अंदर जिना डायोड हटा रखा था, बट यहाँ पे जिना डायोड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपका जिना डायोड आएगा। ठीक है, तो वही है इसके, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रिपेयर कर लें। फिर इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे सब कुछ है, मोस्टली चीजें हैं। ठीक है, ऐसा कुछ लग चेंज तो लग नहीं रहा मेरे को। इसमें तो ऐसा कुछ कटा हुआ लग नहीं रहा है। सर ये तो सेम ही लग रही है। हाँ सेम ही सिलेबस तो सेम ही लग रहा है मेरे को। स्कैटरिंग रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, थॉमसन मॉडल नहीं है इसके अंदर, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। हाँ, कुछ कुछ तो कटा हुआ है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एनर्जी लेवल, थॉमसन स्पेक्ट्रम नहीं, थॉमसन मॉडल नहीं है इसके अंदर। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, देखो ड्यूअल नेचर से ड्यूअल डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में नहीं है, मतलब कुछ कुछ तो कटा हुआ है। पर आप लोग कह रहे थे ना, बहुत लोगों ने कहा था कि जो पेपर आ रहा है सर उसमें बहुत सी चीजें, कटी हुई चीजें भी आ रही हैं, तो ये देखो इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। ऐसा हो रहा था सोनिया? नहीं सर, जो अभी अभी प्री बोर्ड्स हुए इनमें तो पूरा पूरा सिलेबस आ रहा है। हमारी खुद टीचर को ही नहीं पता था, पूरा पूरा वो भी सिलेबस आ बोल रहा है रहे हैं ना? कोई। यस सर, वो क्वेश्चन हाँ, भी आ रहे हैं। वो क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। देखो यहाँ पे ये चीज है, देखो यहाँ पे वो जो जो चीजें वहां से कटी हुई है वो यहाँ पे हैं। कुछ कुछ चीजें हैं जो नहीं है, जैसे डी ब्रोगली वेवलेंथ नहीं है इसके अंदर, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट है, बस डिटेल इसमें है। सर बट पैटर्न चेंज हुआ है। हाँ पैटर्न चेंज हुआ है, और कुछ कुछ टॉपिक्स हटे हैं, कुछ कुछ हटे हैं, जैसे इसमें यस से सर। देखो कुछ कुछ हटे हैं। अब इसमें से देखो, जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप हट गया है, देखो इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं है, सिर्फ चैप्टर 9 में से माइक्रोस्कोप है और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ही नहीं। कुछ कुछ टॉपिक्स तो हटे हैं। तो आप लोगों को देखो, सिंपल से आप देख लीजिए, मैंने अभी आपके सामने ये पीडीएफ खोली है। रिवाइज सिलेबस भी मैं जो कह रहा था आप उसको भी भूल जाओ, वो रिवाइज सिलेबस की पीडीएफ भी भूल जाइए आप। अब ये जो मैंने आपको बुक डाउनलोड करने के लिए बोली है, ये सीबीएसई के थ्रू होती है। इसमें सिलेबस जो है इसमें काफी कुछ एडिटेड है, तो आप देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है, इस बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग इसमें पैटर्न भी दे रखा होगा, प्रैक्टिकल्स के बारे में भी दे रखा होगा, तो आप इसी तरीके से इसमें से प्रिपेयर कर लेंगे। क्वेश्चन पेपर डिजाइन भी बता रहा है इसमें बोर्ड एग्जाम के लिए। 3000 वेरी ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्क्स का, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे वो आपके 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके अप्रोक्सीमेटली 14 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन होंगे। 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे आपके, 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है।
बाकी तो पैटर्न वही है, बस क्वेश्चंस कुछ हटा दिए होंगे, जो टॉपिक नहीं है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हटा दिया होगा। बाकी प्रिपरेशन तो आपको उसी तरीके से करनी है, ठीक है। सिमिलर ही है, कुछ ज्यादा पैटर्न में चेंज नहीं है, और इस बुक में भी ज्यादा चेंज नहीं होंगे, क्वेश्चन वो सिमिलर ही मिलेंगे आपको जो पिछली वाली बुक में मिल रहे थे। बस वही है कि लास्ट ईयर का बोर्ड एग्जाम के पेपर यानी बोर्ड के पेपर इसमें आपको मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। ये देखिए बोर्ड के पेपर आपको इसमें मिल जाएगा। सैंपल पेपर भी है इसके अंदर, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आपको सैंपल पेपर, सॉल्यूशन, लास्ट ईयर के पीडीएफ, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स 4 तो मिल ही जाएंगे। लास्ट ईयर के 4 क्वेश्चन पेपर तो आपको इसके अंदर ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप इसको देख सकते हो, विद सॉल्यूशन आपको यहाँ चीजें मिल सकती हैं। और आप देखो यहाँ पे कि क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से दे रखे हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो सैंपल पेपर हैं इसके अंदर विद सॉल्यूशन, काफी सैंपल पेपर हैं, 1-2 पेपर हैं इसके अंदर, तो आप लोग इससे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने लिंक भेज दिया है, आप लोग सभी इससे क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे इस पीडीएफ को, और इसी से प्रिपरेशन अपना आइडिया एक आइडिया बना लेंगे किस तरीके से किस टाइप के प्रिपरेशन हमें करना है क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, और इस बुक की बहुत हेल्प मिलेगी। इसको अगर आप कर लोगे एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखेंगे, ठीक है। तो अगर ये बुक जो भी सॉल्व कर लेगा, मतलब काफी हद तक उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, बाकी जितना एक्स्ट्रा करेगा उतना उसके लिए अच्छा होगा, नॉलेज के लिए अच्छा होगा। देखो कोई एक चीज को जितनी बार आप करोगे उसमें आप उतने ही पक्के होते जाओगे। इवन आपको वो नॉलेज है, बट उसको उसके क्वेश्चन और सारे करने के बाद क्या होता है, आप एक तरीके से 100% हो जाते हो कि आप तो इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। जैसे मैथ में क्या करते हो, आप एक ही टाइप के क्वेश्चन कई बार करते हो, तो आप इतने पक्के हो जाते हो कि आप उस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, आप कर दोगे। तो वही चीज फिजिक्स में अप्लाई होती है, किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई होती है। आपको जस्ट करना क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो इस तरीके से ये आप पीडीएफ सॉल्व करें, फिर मैं इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को टारगेट दिया करूंगा कि कितने क्वेश्चन कितने करने हैं, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग देंगे। तो अभी हम थोड़ा सा रिवीजन देख रहे थे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। मैं बता रहा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। तो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या हुआ कि बेसिकली एक्सट्रिंसिक इम्प्योर हो गया, इंट्रिंसिक प्योर हो गया। उसके बाद हमने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा, जिसमें एक्सट्रिंसिक टाइप यानी कि जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, जिसमें मैंने बताया था कि 14 ग्रुप के एलिमेंट सेमीकंडक्टर हैं। 15 ग्रुप के एलिमेंट का अगर आप डोपिंग करोगे तो आपका जो कैसा टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप का, ठीक है। और 13 ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग करोगे तो आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो ये सेमीकंडक्टर हो गया। फिर उसके बाद रेक्टिफायर पढ़ा आपने, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम होता है एसी से डीसी में कन्वर्ट करना। फिर फुल तरह सारे, यानी कि हम उसके बाद फिल्टर भी लगाते हैं, ताकि अगर डीसी को अच्छे से हमें कंपेयर यानी फिल्टर करना है तो हम फिल्टर सर्किट भी यूज करते हैं। उसके बाद स्पेशल पर्पज डायोड है, जिनर डायोड, फोटो डायोड, एलईडी, सोलर सेल। तो जिनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर अब आ रहा है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने करा दिया है जिनर डायोड, वर्किंग भी लिखवा दी है, डायग्राम भी समझा दिया है। तो इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछता है, और अलग से कुछ पूछेगा तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है मेरे को तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक है। और आप लोगों को दिखे तो मुझे भी बताएं। तो ये इस चैप्टर में था जो हमने पढ़ा है मोटा मोटा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आ जाते हैं सर देख। मैं बताऊं क्लिस्टर कहाँ लिखा था? हाँ बताइए। सर आपने लिखा रखा इन एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर द वैलेंस बैंड is lower band belonging to valence electron of given cluster. गिवन क्रिस्टल लिखवाया होगा मैंने, 1 मिनट रुको फिर मैं देखता हूँ। ये डेफिनेशन कंडक्शन बैंड की है। वैलेंस बैंड थ्योरी में आपने वैलेंस बैंड लिखवाया था, उसमें ही है। तो इसमें मैंने लिखवाया होगा आपको
पहले लिखवाया वैलेंस बैंड, चेक कर लो जहां पे गलती होगी। इन एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर द वैलेंस बैंड इज अ लोअर बैंड बिलोंगिंग टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू द गिवन क्रिस्टल। क्रिस्टल है वो। Okay. गिवन क्रिस्टल है वो। दिस बैंड में बी पार्शली और कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, दिस वुड नेवर बी एम्प्टी। यही लिखवाया ना? Yes, sir. हाँ, वो क्रिस्टल है, क्रिस्टल नहीं है। और कोई दिक्कत? क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है, रिकनेक्ट कर लीजिए, मैं रीहोस्ट कर दे रहा हूँ। तो एनर्जी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप, जिसको हम एनर्जी गैप कह रहे थे, उसको हम फॉरबिडन गैप भी कहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आपसे यूं बोल सकता है कि डेफिनेशन लिख देगा, बोलो इसको और क्या कह सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन दे सकता है। तो अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन है, तो आपका देखते हो कि 20 मार्क्स तो आपके पैसे पक्के होने चाहिए, इनमें कोई गलतियां तो नहीं होनी चाहिए। बट फिर भी पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉरबिडन गैप फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन की फॉरबिडन गैप यानी एनर्जी गैप की वैल्यू क्या है? तो वो होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं नॉलेज के लिए, कहीं से भी कर सकते हो। आप यूलाइक की हेल्प ले सकते हो, एग्जाम आइडिया की हेल्प ले सकते हो। वैसे तो यूलाइक बेस्ट है, आप यूलाइक भी अगर खत्म कर दे तो तब भी काफी कुछ आपकी मतलब काफी हद तक आपकी प्रिपरेशन हो जाती है 90 अबव की। ठीक है, यूलाइक भी बहुत बढ़िया बुक है रेफरेंस बुक के लिए, प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर यूलाइक लाते हो तो उसमें यह है कि जो नया पैटर्न है उस नए पैटर्न के बेस पे आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना बेस्ट है। ठीक है, कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच, हाउ देन आर दे डिस्टिंग्विश? कार्बन और सिलिकॉन दोनों के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट स्टिल कार्बन इज नॉट अ सेमीकंडक्टर वेयर सिलिकॉन इज द सेमीकंडक्टर। ठीक है, the 4 valence electron in carbon are in the second orbit, but in silicon these are in third orbit. Hence energy required to take out an electron from carbon energy gap. So basically क्या हुआ कि जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अरिहंत ठीक है, अगर नए पैटर्न के बेस पे सैंपल पेपर है उसमें अरिहंत का, आजकल अरिहंत भी बहुत फेमस हो रहा है, तो अगर उसमें से भी करो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी करो, कोई भी बुक करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब में क्वेश्चन सेम ही मिलते हैं। बस ये है कि करना है, बुक ले तो आए हो पर वो पढ़ी नहीं रहनी चाहिए, उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे अभी आप आज चैप्टर 14 खत्म हुआ है, फिनिश हो गया, तो अब आप आज आपको टाइम मिलता है तो आप चैप्टर 14 के क्वेश्चन करना शुरू कर दो। ठीक है, प्रिपेयर करना शुरू कर दो। 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन करने शुरू कर दो। ठीक है आपको पता होना चाहिए। तो कार्बन में जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड ऑर्बिट में है, जबकि सिलिकॉन में जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में। तो 1 मिनट में हाँ, तो कार्बन में जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड ऑर्बिट में है, और सिलिकॉन में जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट में है। अब आपने केमिस्ट्री इतनी पढ़ी है कि जितना नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो कैपेबिलिटी है वो इजी होती जाएगी। तो इस तरीके से इसीलिए कार्बन सेमीकंडक्टर नहीं है, और यूं कहें कि जो उसकी एनर्जी गैप है वो ज्यादा है, जबकि सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप है वो कम है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल उसका ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को जंप करने में या लूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, सिलिकॉन में एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि कार्बन का 5 पॉइंट समथिंग है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप, इसलिए अलग है। व्हाट इज होल? होल होता है इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स अवे फ्रॉम अ कोवलेंट बॉन्ड इन अ सेमीकंडक्टर। यानी कि होल क्या है, हम पढ़ रहे थे कि हमने पढ़ा पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल जनरेट हो जाता है। तो होल क्या होता है? होल को मैंने बोला था कि एज ए पॉजिटिव लेके चलना है। ठीक है,
पॉजिटिव लेके चलना है। तो होल क्या है? होल एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रॉन ब्रेक अवे फ्रॉम अ कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन अगर उस पॉइंट से निकल जाता है तो वहां पे एक होल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो एक होल क्रिएट हो जाता है जिसको हम पॉजिटिव चार्ज, अगर वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वहां पॉजिटिव चार्ज रह गया। ठीक है, व्हाट इज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? डेफिनेशन आपको पता है, गिव द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ होल्स एंड द नंबर ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन का जो नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका रेशियो क्या आएगा? अब देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो प्योर है, और प्योर है तो नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो होल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है? सेम है, इक्वल है, तो वो उनका रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा। सोनिया? यस सर। मैंने सुना आप केमिस्ट्री की ऑफलाइन क्लास चाह रहे हो, तो आप ऑफलाइन फिजिक्स की भी क्लास आ सकते हो, हैं? टेस्ट देने भी आ सकते हो। सर मेरा ना टाइमिंग का इशू हो रहा है। क्या? सर 1 घंटा फिर मेरे को कहाँ वेट करूं? मेरी 5 से 6 वहाँ क्लास होती है। टीटीएस में ही होती है? हाँ सर, और फिर 1 घंटा, फिर आपकी 1 घंटे बाद क्लास होती है, फिर मैं 1 घंटे के लिए मतलब घर जाऊं फिर वापस आऊं। तो चलो ठीक है, मत आओ, बट एटलीस्ट टेस्ट देने तो आओ। जब मैंने बोला टेस्ट के लिए आना तो आप टेस्ट देने भी नहीं आए। ठीक सर, आ जाऊंगी। वो आपने संडे को बोला था बट मेरे पास फोन ही नहीं था मम्मी का, अच्छा, तो मुझे पता ही नहीं चला। ओके, ठीक है, पर टेस्ट मैं देने नेक्स्ट आओ संडे आप। से, हाँ ओके सर, नेक्स्ट संडे से आ जाऊंगी। हाँ, टेस्ट आप देने आओ। और एक काम और करना, मानसी और सोनिया रावत से भी एक बार कांटेक्ट, और निशु, अगर आपकी बात होती है तो इनसे भी कांटेक्ट कर लेना। आप सारे ही आ जाना, मेरे ख्याल से ना एक भी लड़की नहीं आ रही तो कोई भी नहीं आ रहा टेस्ट देने। ठीक है, ठीक है सर। एक बार बात कर लेना आप लोग, तो टेस्ट देने जरूर आओ। ओके, तो रेशो क्या आ गया? 1 आ गया। फिर है, एट व्हाट टेम्परेचर वुड एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक अ परफेक्ट इंसुलेटर? किस टेम्परेचर पे एक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर परफेक्ट इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा, बिहेव करेगा? तो वो है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है? 0 केल्विन। यानी 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर के जो बिहेव है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन फ्रीज हो जाएंगे, उनमें कोई भी मोशन नहीं होगी। तो कोई भी मोशन नहीं होगा तो ऐसे में वो कंडक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा, तो ऐसे में वो क्या कहलाएगा? परफेक्ट इंसुलेटर। तो आएगा 0 केल्विन, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, name 2 factors on which electrical conductivity of a pure semiconductor at a given temperature depends। ऐसे 2 फैक्टर बताओ जिसपे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या कहें प्योर सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो गिवन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर डिपेंड ऑन द एनर्जी गैप। पहली पॉइंट है एनर्जी गैप, कि गिवन टेम्परेचर पे एनर्जी गैप कितना है इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा आप कह सकते हो टेम्परेचर, कि उस टाइम पे टेम्परेचर क्या है। अगर ज्यादा कम टेम्परेचर होगा तो कंडक्टिविटी कम होगी, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ये हो गया, क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। हम यहाँ पे करते रहेंगे क्योंकि अब रिवीजन टाइम है, तो हम ऐसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस सर डिप्लेशन लेयर समझा दो। डिप्लेशन लेयर समझा दो, अच्छा ओके। हाँ, ये भी चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग पढ़ो। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 14 होगा, आप लाइव क्लासेस आओ, क्योंकि अब रिवीजन है, अब रिकॉर्डिंग का कोई मतलब बनता नहीं है। तो आप लाइव क्लासेस आए, ऑफलाइन क्लासेस आए, जैसा आपको लगे, और अपने डाउट्स क्लियर करें। तो डिप्लेशन रीजन, तो डिप्लेशन रीजन क्या होता है? देखो, यहाँ पे पी साइड है और यहाँ पे एन साइड है। पी साइड है मतलब होल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो होगा क्या कि क्योंकि इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव होल्स पी साइड से एन साइड में जाएंगे, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से पी साइड में आएंगे, और ये डिफ्यूज करके इधर आते रहेंगे। अब डिफ्यूज करके आते रहेंगे तो ऐसे में क्या होगा कि ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। होल इधर से जाके इधर जाएगा तो न्यूट्रलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से जाके होल पे न्यूट्रलाइज करेगा। बट जैसे जैसे नंबर ऑफ
मेजॉरिटी, इसको क्या कहेंगे, मेजॉरिटी चार्ज, क्योंकि एन साइड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो इनको मेजॉरिटी चार्ज कहेंगे, और पी साइड में होल ज्यादा होते हैं तो इनको मेजॉरिटी चार्ज कहेंगे। तो जब मेजॉरिटी चार्ज डिफ्यूज करके उस साइड जा रहे हैं तो वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, बट जैसे जैसे नंबर बढ़ता जा रहा है डिफ्यूजन का, वैसे वैसे यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज होने लगता है। तो क्या होता है कि कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाते हैं जंक्शन के पास, और इसी तरीके से होल यहाँ पे रह जाते हैं जंक्शन के पास। ठीक है, तो ऐसे करते करते एक पॉइंट आता है जहां पे यहाँ पे इतना पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है कि फर्दर डिफ्यूजन नहीं हो पाता है, मतलब कि फर्दर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं आ पाते और होल्स इधर से इधर नहीं आ पाते, और जो होल्स यहाँ पे पहुंचे थे वो इमोबाइल हो जाते, यानी मूव नहीं कर पाते ड्यू टू दिस पोटेंशियल। इसलिए यहाँ पे एक लेयर क्रिएट हो जाती है माइनॉरिटी चार्ज की, इसको हम क्या कहेंगे, माइनॉरिटी चार्ज, क्योंकि एन टाइप है तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज है और इसके साइड में होल्स आ गए हैं तो ये माइनॉरिटी चार्ज है। तो दोनों साइड माइनॉरिटी चार्ज की एक कंसेंट्रेशन बन जाती है जो कि इमोबाइल है, मूव नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर। तो ये एक रीजन क्रिएट कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिप्लेशन लेयर। समझ में आया? फाइल क्लियर है? फाइल Yes, sir. क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये डिप्लेशन लेयर था। तो अभी नेक्स्ट क्लास में भी हम इसी चैप्टर को पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में सभी इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, समझ लेंगे, जो डाउट्स हैं उनको लिख लेंगे और नेक्स्ट क्लास में आके अपने डाउट्स पूछेंगे। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे करते रहेंगे, मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, उनके आंसर्स बताऊंगा कैसे करने हैं इस चैप्टर से, और आप लोग भी इसको इस तरीके से ले और इस तरीके से पढ़े, और जो मैंने पीडीएफ बुक बोली है उसको डाउनलोड करके उसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, क्योंकि अगर सेमीकंडक्टर अभी मैंने बोला है तो सेमीकंडक्टर उस बुक में से करना शुरू कर दो आप लोग। ठीक है, अभी किसी को डाउट? दिव्यांशु, पायल, सोनिया? No, sir. दिव्यांशु? हाँ तो बेटा क्या हो गया, 392 पेज है तो अभी से घबरा गए? 392 पेज में आधी से मतलब आधी बुक तो आपकी स्टार्टिंग में कुछ पेजेस आए हुई हैं, आधे से ज्यादा उसमें सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर, सॉल्व्ड पेपर, अनसॉल्व्ड पेपर उसमें पड़े हुए हैं, तो वो छोड़ के चैप्टर वाइज कम ही है। ठीक है, अभी चैप्टर 14 पे जाना, तो चैप्टर 14 कम ही बीच में ही आएगा कहीं मिडल में। ठीक है, तो घबराओ मत, वो 392 पेज है उसमें। सर? हाँ जी, तो आपने 10 चैप्टर तक तो भेजे थे, तो वही क्वेश्चन होंगे ना सारे? हाँ वही होंगे, बस वही है 10 चैप्टर में, मैंने बोला ना क्योंकि सिलेबस कट गया है, मैं वो जो भेजी थी वो Yes, sir. पुरानी में से भेजी थी, तो पुराने में से भेजी थी तो हो सकता है जो सिलेबस में नहीं है वो भी क्वेश्चन उसके अंदर हो, तो वो भी चीज है, उसको भी आपको देखना है। तो क्वेश्चन तो वही है, आपने तो कर रखा है सोनिया, आप तो उसके अगले से करो सॉल्व, आप तो वही कर लो, अगले से ही करो। 11 चैप्टर से। हाँ 11 चैप्टर से आप शुरू करो, आप तो 11 से करो, क्योंकि जो सिलेबस है वो तो ऑलरेडी आपने कर चुके हैं ना, एक्स्ट्रा ही करे हैं बेसिकली, तो वो 11 से आप शुरू करो। ओके सर। अभी फिलहाल 14 कर लो, क्योंकि 14 बोला है तो अभी फिलहाल 14 कर लो, फिर जब जैसे जैसे चैप्टर हम बढ़ते जाएंगे इस रिवीजन में वैसे वैसे करते रहना। ओके सर। ठीक है, तो ये चीज है। वन 175 तक ही है बेटा दिव्यांशु, 176 तक ही है, उतना ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है, 176 तक ही है, उसके बाद सारे फिर वो है क्या कहते हैं, सैंपल पेपर, बोर्ड के पेपर, वो प्रीवियस ईयर के, वो सब है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।